भारत का नया पार्लियामेंट बना वो पहला दिन सिर्फ इसलिए याद रखा जाएगा कि भारत के मुस्लिमों को उस पार्लियामेंट के अंदर कटुआ कहा गया, मुल्ला कहा गया, पिंप कहा गया, उग्रवादी कहा गया और आतंकवादी कहा गया। आपने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की है, क्या लोकतंत्र की हत्या हम रोज कराएंगे? क्या ये कोई छोटी मोटी बात है? क्या आपको लगता है कि पहले आज रमेश, फिर सुरेश, फिर कोई और मुस्लिमों को ऐसी गाली देता रहेगा और आप इस पे चेतावनी देके छोड़ते रहेंगे? स्पीकर के पास पावर है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी अपने सांसद के खिलाफ कर सकते हैं, वो सदन से निलंबित करे और जो उनकी पार्टी है उसकी पार्टी के मुखिया को इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए लिखे। इनके नेता पार्लियामेंट को ये कहते थे कि इन दलितों के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे तो क्या, मैंने खिड़की तक बंद कर रखी है। तो इनके जो सांसद है उन्हें पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। इन्होंने क्या काम किया कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है सांसद रमेश को आगे किया कि आप जाओ और आप सदन में कोई भी कुछ भी हो तो आपको ये बोलना है, ठीक है? भाजपा की तरफ से ये भाजपा की तरफ से है, ये पूरा ऐसा, इसमें कोई दोषी कोई ये सांसद रमेश नहीं है। आप जब पीछे जो जयशंकर और जो जब पीछे रविशंकर, तो मोदी जी भी हैं। नहीं, हाँ, तो वो सभी बैठे हैं ना। आप उनका वो फेस एक्सप्रेशन देखिए हर्षवर्धन का और रविशंकर का, आप ये देखेंगे कि वो बड़े खुश है। उन्हें पता था कि ये ऐसा करने वाला है, उनके एक्सप्रेशन से पता लग गया कि इसने ऐसा किया है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर रमेश जो सांसद है, जो दिल्ली से सांसद है, उसने कुछ भी चीज़ अनजाने में कर दी और कोई छोटी मोटी गलती है, तो ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उनकी एक मीटिंग्स होती है। जब लोकसभा में आते हैं, राज्यसभा में आते हैं, तो इनका एक सेशन होता है जिसके अंदर सभी दलों के लोग बैठते हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं कि आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोलेंगे, ये मंत्री ये बोलेंगे, ये मंत्री ये बोलेंगे। तो वहीं ये जो एक कॉन्स्पिरेसी है, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी रची गई। अब सवाल यह है कि क्या कारण है कि उन्होंने क्या कुंवर दानिश अली को बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। उन्होंने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि अगर वो कुंवर दानिश अली को बोलते, वही कहते हैं कि हाँ दानिश अली या कुंवर दानिश अली, तू ऐसा है, तू वैसा है, इंडिविजुअल नाम लेके, परंतु उन्होंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया। और उस कम्युनिटी को टारगेट किया जो आपको शायद ये बात पता होगी कि भारत के जो मुस्लिम हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज़ इंडिया, जहाँ मुस्लिम है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो मुस्लिमों की तादाद है वो यहाँ है, और वो भारत के हैं। वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आए हुए हैं। जितना योगदान दूसरों का, उससे ज़्यादा योगदान जो है भारत के अंदर मुस्लिमों का भी है। अब सवाल आता है कि क्या इसको हम ऐसे छोड़ दें? लेकिन सर बड़ा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि पीछे जो है मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी तो सबके साथ, सबके विकास की बात करते हैं, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, सबको साथ लेकर देखिए, अगर आप शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो मेरी आपत्ति है। उनका सिंपल जो नारा है, अपना विकास और दलितों का नाश। अपना विकास और दलितों का नाश, ये उनका नारा है। उसमें कोई जो है कुछ उलटफेर हो सकता है। अब आप ये देखिए कि अभी एक G2 हुआ, G2 जिसके अंदर G2, क्योंकि जीरो तो कमल का फूल बना हुआ है, जीरो जो है उस पर कमल का फूल बना हुआ है, वो जीरो नहीं है, वो G2 लिखा हुआ है। आपकी आंखें, आपका चश्मा आपको देखना पड़ेगा। अब उसके अंदर भी जातिवाद हुआ, ठीक है? अब जब पूरी दुनिया देख रही थी, तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो G2 की इन्होंने किया, इन्होंने पूरी दुनिया से जिसमें फजीहत कराई, जो चीज़ 900 करोड़ में होनी थी वो 4100 करोड़ में करवाई, वो उसके अंदर इन्होंने जातिवाद इतना खुल के किया कि जब आप नोएडा जाएंगे, नोएडा निकल के जाएंगे ना, तो आप ये देखिए कि नोएडा की हर गली में इन्होंने लाइट लगाई हुई है, फूल लगाए हुए हैं, प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, परंतु वहीं जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा में, वहाँ पर एक लाइट भी इन्होंने नहीं जलाई। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इंटरनेशनल लोग जाएंगे तो वो देखेंगे कि ये क्या है, पता लगेगा कि बहुजनों का प्रतीक है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो बाबा साहब अम्बेडकर भी यहाँ हैं, फूले जी भी यहाँ हैं, पेरियार जी भी यहाँ हैं, कबीरदास जी भी यहाँ हैं, रैदास जी भी यहाँ हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो शेड्यूल कास्ट के फेवर में या दलितों के फेवर में, तो बिल्कुल अपोज में हूँ। अब ये देखिए, पार्लियामेंट का पहला सत्र शुरू होता है, पहला दिन शुरू होता है, प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं, भाषण के बाद में कई और सांसद अपना भाषण देते हैं, और उस भाषण के बाद में शाम की बात होती है। शाम को एक सांसद उतर के आता है, वो कहता है कि चंद्रयान कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया। उसके तुरंत बाद ही एक सांसद जो है आपत्ति करते हैं। आपत्ति जब कुंवर दानिश अली साहब जब आपत्ति करते हैं, तो उन्हें ना तो उनके नाम से बुलाया जाता, ना पार्टी के नाम से बुलाया जाता, ना ही किसी और इंडिकेशन दिया जाता, उन्हें उनकी जो है कम्युनिटी के नाम से बुलाया जाता है ना। और कम्युनिटी के नाम से नहीं केवल बुलाया जाता है, बल्कि पूरी कम्युनिटी को एक विशेष गाली दी जाती है ना। अब सवाल है कि क्या हम इसे भूल जाए? अच्छा, अब कल प्रधानमंत्री भी माफ़ी मांग लेंगे, रमेश विधुड़ी भी माफ़ी मांग लेंगे, उन्हें जो है उनकी जो प्रोसीडिंग्स है, वो जो स्पीकर है वो भी स्पीकर भी कहेंगे कि हम इनकी प्रोसीडिंग्स जो है रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे, और हम चेतावनी दे के छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या ये सज़ा क्या
पार्लियामेंट के इस इतिहास में जब पहला दिन, अब आप मुझसे सवाल करिए कि भारत का जो नया पार्लियामेंट बना, भारत का जो नया पार्लियामेंट बना वो पहले दिन किस लिए याद रखा जाएगा, तो मैं ये कहूंगा खुल के कि जो भारत का नया पार्लियामेंट बना वो पहला दिन सिर्फ इसलिए याद रखा जाएगा कि भारत के मुस्लिमों को उस पार्लियामेंट के अंदर कटुआ कहा गया, मुल्ला कहा गया, पिंप कहा गया, उग्रवादी कहा गया और आतंकवादी कहा गया। क्योंकि मुझे जो इनके जो नोटंकीबाज है, जो इनके जो प्रधानमंत्री है या किसी और की मुझे बात नहीं समझ में आई और ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट था, परंतु आज अगर मैं याद रखूंगा इस पार्लियामेंट के पहले दिन को तो याद रखूंगा कि भारत के जो बहुसंख्यक हैं, भारत के जो बहुसंख्यक है, भारत का जो मुस्लिम समाज है, उसको इन्होंने टारगेट। और एक मैं ये, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ रमेश भिदोड़ी ने गाली दी है ना, अगर रमेश भिदोड़ी गाली नहीं देते तो कोई दूसरा सांसद देता, कोई दूसरा नहीं देता तो तीसरा सांसद देता। ये आपको लगता है कि पहले से तय था ये सब? ये तो उस दिन तय हो गया था। हाँ। ये तो उस दिन तय हो गया था जब पार्लियामेंट के अंदर, जब सेंगोल से पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। ये तो उस दिन तय हो गया था जब साउथ इंडिया से ब्राह्मणों को बुला के एक विशेष विचारधारा के तहत वहां पूजा अर्चना करवाई गई थी। ये तो उस दिन तय हो गया था जब पार्लियामेंट को इन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया था। ये तो उस दिन तय हो गया था जब पार्लियामेंट के अंदर भारत की अनुसूचित जनजाति की जो राष्ट्रपति है उन्हें नहीं बुलाया गया, बल्कि नाचने गाने वालियों को पार्लियामेंट के अंदर आमंत्रित कर लिया गया। ये तो तय उस दिन हो गया था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो स्टैचू है इन्होंने नई पार्लियामेंट में नहीं लगाई। ये तो तय उस दिन हो गया था जिस दिन प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट के अंदर जब वो घुसे तो एक विशेष मंत्रोच्चारण के साथ घुसे, बल्कि जबकि आगे ये तो उसी दिन तय हो गया था जब इन्होंने अंदर घुसते ही साथ नई पार्लियामेंट के अंदर ये प्रूफ कर दिया था कि इस पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी की जगह है तो इनकी एक जो विकृत मानसिकता उसकी जगह है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुंवर दानिश अली तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, और उन्हें सिर्फ क्योंकि कुंवर दानिश अली सामने आए तो ये बोला गया। अभी आप ये देखिए कि जब तक ये बहुजन और जब तक ये मुसलमान, जब तक मुसलमान और बहुजन यहाँ टारगेट, अब आप मुझसे एक सवाल करिए, नहीं वो तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, इस वजह से उन्हें जो है गालियां दी गई है। बहुजन समाज पार्टी का रुख क्या है आप कहिए। मैं आपको खुल के कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कुंवर दानिश अली के साथ इसलिए नहीं है कि कुंवर दानिश अली जो है बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। बहुजन समाज पार्टी जो है, अगर ये सांसद कांग्रेस के होते, आरजेडी के होते, भाजपा के भी होते तो हम इस सांसद के साथ नहीं, व्यक्तिगत हम किसी को नहीं जानते, लेकिन आइडियोलॉजिकली हम भारत के मुस्लिमों के साथ बहुजन समाज पार्टी भी खड़ी है, बहन जी भी खड़ी है, और बहन जी का हर आदेश आज मुस्लिमों के हक में या मुस्लिमों के साथ खड़े होने के लिए पारित होगा। और मैं बता दूं, ये बात जब ये निकली है तो दूर तक जाएगी। एक शेर है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके आगे पे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कथ पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कथ पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आज आपके हाथ में कैमरे, आपके हाथ में ये कैमरे हैं जो रिकॉर्ड करते हैं। आज आप ये देखिए कि अगर आप लोगों की ताकत नहीं होती, वर्चुअल मीडिया की ताकत नहीं होती, तो जो भाषा सांसद रमेश ने कुंवर दानिश अली के लिए बोली है वो कभी भी बाहर नहीं निकल के आ पाती, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए ऐसी भाषा तो उस दिन से पार्लियामेंट में चल रही है जब इनके नेता पार्लियामेंट को ये कहते थे कि इन दलितों के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे तो क्या, मैंने खिड़की तक बंद कर रखी है। तो जब ये इस बारे में कहते थे तो उस वक्त मैं खुल के कह सकता हूं, चाहे आपको बुरी लगे, मुस्लिम समाज को लगता था कि ये लोग हमारी रहनुमाई करेंगे। परंतु अगर मुस्लिम समाज उस वक्त इस बात का विरोध करता कि नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए दरवाजे भी खुले हुए हैं और खिड़की भी खुले हुए हैं, तो आज लोकतंत्र का चेहरा अलग होता। परंतु उसके बावजूद भी अगर ये नई पार्लियामेंट हो या पुरानी पार्लियामेंट हो, हम लोग बहुजन समाज जो है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, आप कानून के जानकार हैं, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या सजा का प्रावधान है, क्या आगे हो सकता है? देखिए, एक इम्यूनिटी प्राप्त है 195 आर्टिकल के अंडर में, एक इम्यूनिटी प्राप्त है कि पार्लियामेंट के दौरान कोई भी भाषा यूज होती है तो उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो इसलिए प्रोटेक्शन दिया गया क्योंकि कहीं जो है जो सांसद है उनको किसी भी बात के लिए पार्लियामेंट के अंदर ना ले जाया जाए, और जो जनप्रतिनिधि की आवाज है उसको सही तरीके से निष्पक्ष रूप से उठाया जा सके। परंतु इस मामले में जनप्रतिनिधि की कोई भी आवाज जो है यहाँ पर नहीं उठाई गई। इस मामले में आरोप किया गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसको कान खोल के सुनिएगा। अभी कुछ दिनों पहले नूह में तनाव हुआ। अभी कुछ दिनों पहले नूह में तनाव होता है।
तनाव होने पे ये होता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति की वीडियो आती है कि भाई हम जो है ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपके जीजा आ गए, आपके ये आ गए, और उसके अलावा 2 नासिर और जुनैद को मारा जाता है। उसके जो हत्या के आरोपी हैं वो खुल के अपनी फोटो वीडियो वायरल करते हैं, सब करते हैं, कुछ भी नहीं होता। जब G2 होता है और बाहर से जब मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि आते हैं तो उस दबाव में वो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं। परंतु एक मुस्लिम सांसद जो कि नूह से हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं, जिनका नाम मम्मन कुमार है, मम्मन खान हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर होती है और वो उस एफआईआर में अरेस्ट होते हैं। एफआईआर देखिए, अगर इम्यूनिटी की बात है तो इम्यूनिटी तो मुस्लिम विधायक मम्मन कुमार जो कांग्रेस के, उनके पास भी थी। इम्यूनिटी की बात है तो इम्यूनिटी तो इनके पास भी है। अब आप ये कहिए नहीं उनका तो प्रत्यक्ष लिंक था। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मम्मन कुमार के खिलाफ एक भी सबूत ना तो पुलिस के पास थे, ना ही पुलिस के पास है, और ना ही पुलिस के पास होंगे। वो जेल सिर्फ इस वजह से भेजे गए क्योंकि उन्होंने विधानसभा के अंदर मुस्लिम समाज की आवाज उठाई। और ये इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं था, उसके बाद भी वो जेल गए। परंतु यहां ऐसा, तो क्या रमेश भदौड़े को भी जेल जाना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जेल भेजने का कोई लीगल प्रोविजन को रद्द करना चाहिए। देखिए, उनकी जो नहीं, बीजेपी को खुल के ये कहना चाहिए, अगर बीजेपी चाहती है कि भैया ना तो रमेश, ना ही सुरेश, ना ही महेश, कोई भी सांसद अगर किसी भी मुस्लिम को, शेड्यूल कास्ट को या गैर, मेरे लिए कोई मुस्लिम समाज या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए लोकतंत्र सबसे बड़ा है, मेरे लिए डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है, मेरे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे बड़ा है। अब आप ये देखिए कि क्या हमें इस डिबेट में जाना चाहिए। सबसे पहले तो भाजपा को जो इनके जो सांसद हैं उन्हें पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। पार्टी से बर्खास्त करने के बाद में जो उन्होंने किया हुआ है, पार्लियामेंट्री बिजनेस रूल्स के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैं बता दूं कि स्पीकर के पास पावर है, स्पीकर के पास पावर है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी अपने सांसद के खिलाफ कर सकते हैं। और कोई अगर इस बात को चैलेंज करता है कि स्पीकर के पास पावर नहीं है, तो हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रूव करेंगे कि स्पीकर के पास पावर है या नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट्री जो स्पीकर है, वो जो हेड है, उनके पास क्रिमिनल पावर भी है और सिविल पावर भी है। अब दूसरी बात कि क्या ये जो घटना हुई है, क्या वो घटना सिर्फ इतनी सी है कि कुंवर दानिश अली को मुस्लिम, मुसलमान और अपशब्द कह के बात खत्म हो गई? नहीं, ये घटना इसलिए की गई है ताकि कहीं आज जब बहुजन समाज पार्टी वीमेन रिजर्वेशन के अंदर, महिला रिजर्वेशन के अंदर अगर 50% का अपना हक मांग रही है, कहीं मुस्लिम समाज भी अपनी हक परस्ती ना करने लग जाए कि महिला आरक्षण में हमें भी जो है अधिकार चाहिए, महिला आरक्षण में हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण के भीतर भी आरक्षण चाहिए। तो इसी बात को वो डाइवर्ट करने के लिए सांसद रमेश को पार्लियामेंट में बुलवाया गया ताकि मुस्लिम समाज जो है मेन मुद्दों से अलग हटकर आज जो है सिर्फ इस मुद्दे पर बात करे कि जो है गालियों के ऊपर। परंतु इस मामले में आज जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी सांसद हैं उन सबको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। आप कह रहे स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी है, कह रहे अगली बार करोगे तो फिर देखिए, ये नूरा कुश्ती नहीं चाहिए कि अगली बार करोगे, इस बार करोगे, 10 बार करोगे, 50 बार करोगे। अरे आपने जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की है, क्या लोकतंत्र की हत्या हम रोज कराएंगे? क्या ये कोई छोटी मोटी बात है? क्या आपको लगता है कि पहले आज रमेश, फिर सुरेश, फिर कोई और मुस्लिमों को ऐसी गाली देता रहेगा और आप इस पे चेतावनी देके छोड़ते रहेंगे? अगर शो कॉज नोटिस देना ही पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, और अगर स्पीकर ये कहते हैं कि सिर्फ शो कॉज नोटिस देना ही काफ़ी है, तो मैं उनकी कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। स्पीकर को तुरंत चाहिए कि उनको सदन से निलंबित करे और जो उनकी पार्टी है उसकी पार्टी के मुखिया को इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए लिखे कि ये व्यक्ति जो है पार्लियामेंट के अंदर योग्य नहीं है और इसके खिलाफ जो है पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव भी लाना चाहिए।